Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. A very good afternoon to all of you. जैसा कि आप सबको पता है कि हम CDP का 2020 पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके 11 क्वेश्चंस हम कर चुके थे. एक्चुअली 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी. आई एम नॉट फीलिंग वेल. अभी हम जो है अभी कुछ ठीक लग रहा है, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आप मेरी पुरानी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, उसको देखिएगा. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर ट्रू है. क्या दोनों नेचुरल प्रोसेस होते हैं? ग्रोथ इज नेचुरल वाइल डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन. इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री, डेवलपमेंट फॉलोज. बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन. देखिए दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक नहीं है. बोथ आर नेचुरल प्रोसेस. नो, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो नेचुरल होता है और डेवलपमेंट को जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत होती है. तो इसका आंसर बी इज करेक्ट. इफ ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री, डेवलपमेंट फॉलोज. यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है. ऐसा तो नहीं है कि अगर ग्रोथ आपकी ठीक चल रही है तो डेवलपमेंट भी ठीक ही होगा. बोथ द प्रोसेस गो टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन. दोनों प्रक्रिया बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं. ऐसा भी नहीं है कि दोनों साथ साथ चलती हैं. ग्रोथ नेचुरल होती है, ग्रोथ तो होनी ही है. हर आप कोई भी चीज़ देखिए, किसी भी पर्सन को देखिए कि ग्रोथ तो नेचुरल है, लेकिन डेवलपमेंट आपका कब होता है? जब आप किसी बाह्य कारक में आते हैं. विकास के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है. तो डेवलपमेंट नीड्स एक्सटर्नल इंटरवेंशन एंड ग्रोथ इज नेचुरल. क्वेश्चन नंबर 13. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? विरासत तथा परिवेश की भूमिका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? गुड हेरिडिटी कैन मेकअप फॉर पुअर एनवायरमेंट. अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है. नो. हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन. नो. पुअर एनवायरमेंट कैन सप्रेस गुड हेरिडिटी. बुरा परिवेश होगा तो अच्छी विरासत को दबा सकता है. यस, इट इज करेक्ट. गुड एनवायरमेंट कैन मेकअप फॉर पुअर हेरिडिटी. अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है. ये देखिए कहीं ना कहीं सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे लग रहे होंगे कि मिले जुले से, सेम से. इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली सोचने की बात है कि जब पुअर एनवायरनमेंट होता है, बुरा परिवेश होता है, तो वो अच्छी विरासत को भी दबा सकता है. आपका जब रहन सहन, आपकी परवरिश अच्छी नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी अच्छी विरासत से हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अच्छी विरासत को दबा सकता है. तो अच्छा परिवेश होगा तो वो बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है. ऐसा तो नहीं है अगर परिवेश अच्छा है तो कहीं ना कहीं बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति वो नहीं करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 14. Who among the following describe the intellectual development as age related development? इनमें से किसने जो है एज रिलेटेड डेवलपमेंट का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है? तो वो कौन थे? जीन पियाजे. हमने इनकी कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी थी. तो बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है किसने? जीन पियाजे ने. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको अपनी जीन पियाजे की थ्योरी में भी डिस्कस किया था. ये हो गया जीन पियाजे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिल्ड्रन कुड लर्न टू बी एग्रेसिव सिंपली बाय ऑब्जर्विंग एंड एडल्ट बिहेवियर एग्रेसिवली. दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज हेल्ड बाय. किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं. यह विचार किसका है? तो ये दिया था बंड्यूरा ने. बंड्यूरा का बोबोडॉल एक थ्योरी है जिसमें कि वो क्या है, जैसे कि अगर बच्चा कोई भी ऐसी बिहेवियर देखता है कि कोई किसी से लड़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर रहा है, एग्रेसिव हो जाता है, कोई एडल्ट बिहेवियर का एग्रेसिवनेस अगर बच्चा देख लेता है, आक्रामक तरीके से उसको देख लेता है, तो बच्चे देखने मात्र से ही आक्रामकता सीख जाते हैं. देखने से ही उनके बिहेवियर में एग्रेसिवनेस आ जाती है. तो ये पॉइंट बंड्यूरा एंड हिज एसोसिएट्स की थ्योरी में कहा गया था. एग्रेसिवनेस अगर कहीं बात हो तो आप ध्यान रखिएगा
ये बंड्यूरा एंड हिज एसोसिएट्स की थ्योरी में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखिए मेरी जो पिछली थ्योरीज हैं सब कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको उनके आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इसलिए सारी थ्योरीज डिस्कस कर दी थी। पहले आप उन थ्योरीज को अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, और मैंने सिर्फ की पॉइंट्स के थ्रू आपको थ्योरीज सिखाई हैं, बताई हैं। तो जल्द ही आपको एक दिन में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद में खुद रिवाइज कीजिए, अपने थोड़े से नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स लिखिए। नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सिर्फ देखने मात्र से ही आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं, जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा। अब देखिए कोलबर्ग थ्योरी की मॉरल डेवलपमेंट की मैंने आपको स्टेजेस बताई थी। अब इनमें से ये कहा जा रहा है कि इनमें से वो कोलबर्ग की थ्योरी कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल 3 थ्योरीज बताई थी। सेंसरी मोटर की बात किस में हुई थी? प्याजे की थ्योरी में। अगर आपने प्याजे की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी दोनों अच्छे से पढ़ी हैं, रिवाइज की हैं, तो आप तुरंत देखते ही इसका आंसर बता देंगे, सेंसरी मोटर इज नॉट अ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वाज सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड गॉट पजल्ड विद वन। आफ्टर डिवोटिंग सम टाइम in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It is learning through। एक छात्र जो है वो गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहा था और एक प्रश्न पर उसको प्रॉब्लम आ गई। कुछ समय सोचने के बाद उसने कोई प्लानिंग करी, कुछ युक्ति सुझाई और उसकी समस्या सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं इनसाइट, मतलब कि सूझ द्वारा अधिगम। देखिए अगर आप हिंदी में एक बात और, मैं एक टिप और देना चाहूंगी कि जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो वो अगर कहीं भी अटक जाएं, कहीं आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ उसको हिंदी के क्वेश्चन को भी एक बार रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश उतनी जल्दी माइंड में क्लिक नहीं करती, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो कहीं ना कहीं हम उसको पढ़ते ही समझ जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हमारे रीडिंग स्किल्स जो होते हैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपैरेटिवली इंग्लिश। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई, तो सूझ द्वारा अधिगम। तो एकदम से आपको आंसर मिल गया कि कोई युक्ति सूझी, इसका मतलब उसने कुछ सूझबूझ से काम किया जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इनसाइट मीनिंग क्या होता है? उसने कुछ जो है सडनली गॉट अ क्लू मिला अंदर से, उसके इनसाइट मीन्स कि कुछ उसके दिमाग में ऐसा आया कि जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इनसाइट इज योर आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड्स फेमिलियर नहीं होते किसी वर्ड से, तो वो हमें हिंदी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल्स एमंग लर्नर्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू। विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं। विद्यार्थियों में जो अधिगम शैलियाँ पाई जाती हैं उनमें भिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ लर्नर, थिंकिंग स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय द लर्नर, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली एंड पेरेंटिंग ऑफ द चाइल्ड। देखिए विद्यार्थियों में जो लर्निंग स्टाइल होता है उसका डिफरेंट होते हैं लर्निंग स्टाइल हर बच्चे के। तो वो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन? नो, ऐसा तो नहीं है। बालक का पालन पोषण? ऐसा भी नहीं है। बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया? ऐसा भी नहीं है। थिंकिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द लर्नर, लर्नर विद्यार्थी किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है, तो क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है? थिंकिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द लर्नर is the learning difference of the learning style among learners may be attributed to thinking strategies adopted by the learners। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? बैलेंस्ड, इंटीग्रेटिव, हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो ये तो सारे ही वर्ड पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये तो गुड कैरेक्टरिस्टिक है। हमसे पूछा जा रहा है नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, वास्तविकता को स्वीकार कर लें, तो ये भी एक गुड मेंटल हेल्थ है। बूस्टिंग, शेखी बखारना। शेखी बखारना इज ए नेगेटिव टर्म। रेगुलर लाइफ, नियमित दिनचर्या। अगर आपकी रेगुलर लाइफ होगी, नियमित तौर पर आप सब काम अपने समय पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो भी एक पॉजिटिव चीज हुई। बूस्टिंग, बूस्टिंग क्या हुआ? शेखी बखारना, कि कर कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो। कर, आपसे कहा गया कि प्लीज 2 घंटे रोज स्टडी कीजिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो और आप क्या कह रहे हैं पेरेंट्स से? मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ। तो इतनी शेखी बखारिए या इतना बताइए कि जितना आप कर रहे हैं। तो शेखी बखारना इज नॉट अ
positive thing, it is a negative thing. तो C is your correct answer. Question number 20. Which one of the following is most appropriate to develop higher order cognitive skill? हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जा रहा है कि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक पूछा जा रहा है। तो देखिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर में क्या होगा, लेक्चर दे रहे हैं आप, खाली व्याख्या को रोल प्ले, एक भूमिका का अभिनय कर रहे हैं, डिस्कशन सेशन, एक चर्चा चल रही है, इंक्वायरी लर्निंग, खोज अधिगम। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए है तो ये सारे अप्रोप्रिएट, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है टू डेवलप हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो रही है, कॉग्निटिव स्किल्स मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है, और वो पूछा जा रहा है हायर ऑर्डर में। तो हायर ऑर्डर में इंक्वायरी लर्निंग होती है, जहाँ हम कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजते हैं। देखिए ऐसा आपने भी देखा होगा ना कि बच्चे पहले ग्रेजुएट होते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, देन आफ्टर देन वो पीएचडी करते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। तो वो हायर एजुकेशन में आ गई ना आपकी रिसर्च, पीएचडी। तो कुछ खोजना, कुछ इंक्वायरी करना, ये आपकी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स का ही एक पार्ट है। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ फोस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो वो कौन सा महत्वपूर्ण तरीका है कि स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, टू emphasize problems that are real to them, to provide them with formal reasoning techniques, to refuse to give or to accept answers। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए कैसे आपसे कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों में जब हम समस्या समाधान देखते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा कि औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना, कि आप कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं एक फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक, तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका होगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोस्टर किया जा सकता है स्टूडेंट्स में। अब आप कोई क्रिटिकल एटीट्यूड दे दें या फिर उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं, या सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना, तो ये तो निगेटिव हो गया। विमर्शक अभिवृत्ति में निर्माण को उत्प्रेरित करना, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ फोस्टरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, तो आप जो भी देंगे उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, फॉर्मल रीजनिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोस्टर कर पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम। करिकुलम का मीनिंग तो वैसे स्टूडेंट्स को पता होता है, पर एग्जैक्टली आंसर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल, जो बच्चे स्कूल में एक्सपीरियंस लेते हैं क्या उसको करिकुलम कहते हैं। सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, जो विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया क्या वो सब्जेक्ट्स करिकुलम कहलाता है। सिलेबस प्रिस्क्राइब फॉर द कोर्स, क्या जो कोर्स में सिलेबस प्रिस्क्राइब किया जाता है वो करिकुलम में आता है। या फिर क्लास एक्सपीरियंसेस, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, या कक्षा के अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं, ये सब आते हैं। तो विद्यार्थी जो भी स्कूल में प्राप्त करता है वो सारे अनुभव पाठ्यक्रम में आते हैं। तो ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल, जो कुछ भी बच्चा स्कूल में सीख रहा है वो सब आपके करिकुलम के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NIVH। NIVH किससे रिलेटेड है। NIVH रिलेटेड है विजुअली हैंडीकैप्ड। VH का क्या मीनिंग हुआ, विजुअली हैंडीकैप्ड। तो इससे कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा VH। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। आज से सिर्फ 1 मंथ आपके एग्जाम को बचे हैं, तो 1 मंथ आप कोशिश कीजिए, अगर आपको 1 घंटा आप स्टडी कर रहे हैं तो 2 घंटा स्टार्ट करिए, 2 घंटा कर रहे हैं तो 4 घंटा स्टार्ट करिए। मीन्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन हाई हो रहा है। तो जितनी जल्दी हो सके एग्जाम को क्रैक कीजिए और अपने नेक्स्ट एग्जाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिंगुअल डीफनेस अकर्स। प्रीलिंगुअल मतलब पूर्व भाषाएं बाधितता होती है, तो वो किससे बाधितता होती है, बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। प्री की बात हो रही है, मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। प्री मीन्स बिफोर, पोस्ट मीन्स
आफ्टर, तो इट मीन्स जो बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, जो हम भाषा अर्जन से पूर्व होता है, पूर्व भाषाई बाधिरता होती है बिफोर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा प्री से बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑफ क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कि जो श्रवण बाधित के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है सेमी सर्कुलर, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो भी क्लासरूम में अरेंजमेंट किए जाते हैं और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब जो सुन नहीं सकते या जो कम सुन पाते, जो श्रवण बाधित हैं, उनके लिए जो कक्षा कक्ष की व्यवस्था की जाती है वो प्रभावशाली होती है। किस आकार में? अर्धवृत्ताकार में। तो इसको आप याद रखेंगे, जो हियरिंग इम्पेयर्ड में हम क्लासरूम अरेंजमेंट करते हैं वो सेमी सर्कुलर में करते हैं। विच इज नॉट अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन, मतलब मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो है उनमें से इनमें से कौन सा उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। स्लो लर्निंग, क्विक फॉर गेटिंग शॉर्ट मेमोरी, इमिटेशन लर्निंग, एबिलिटी टू जर्नलाइज। तो जो ऑलरेडी मेंटली रिटार्डेड है तो वो एबिलिटी टू जर्नलाइज, उसमें ये एबिलिटी नहीं होगी, सामान्यकरण की क्षमता नहीं होती। वो अनुकरण से सीखते हैं, शीघ्र भूल जाते हैं और धीमी गति से सीखते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मेंटली रिटार्डेड पर्सन की, बट सामान्यकरण की क्षमता इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड पर्सन। मीन्स ये अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालकों की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इज, दृष्टि बाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है जो दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए? सोशल इंटरैक्शन, इंटीग्रेशन, सोशल रिकॉग्निशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें ये बताना है जो दृष्टि बाधित है, जो देख नहीं पाते, उनके लिए हमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन रखनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सामाजिक एकीकरण करना होगा और सामाजिक मान्यता, इंटीग्रेशन और रिकॉग्निशन दोनों ही हमें इस एम में अपने रखने होंगे। एम ऑफ इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A child tells many titles of a story he has the ability to, अगर बच्चा किसी कहानी के बहुत सारे शीर्षक आपको बता पा रहा है तो उसमें कौन सी योग्यता है? उसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की, वो विचार कर पा रहा है। एक्सप्रेशनल मतलब वो तो अभिव्यक्ति हो गई कि एक्सप्रेशंस देने। एसोसिएट किसी के साथ जुड़ाव, एसोसिएट हो पाना। वर्ड की फ्लुएंसी, यहाँ पे शब्द प्रवाह की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आइडिया, उसके अंदर इतने आइडियाज हैं कि वो एक ही स्टोरी के आपको कई सारे टाइटल्स दे रहा है। इट मीन्स आइडियाशनल जो होते हैं, वो आइडियाशनल फ्लुएंसी जो होती है, वैचारिक प्रवाह, वो कहलाती है ये एबिलिटी, जिस बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो एक ही स्टोरी के कई सारे टाइटल आपको प्रोवाइड कर सके। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी तो है, लेकिन कौन सी है? इनएबिलिटी टू राइट, इनएबिलिटी टू रीड, इनएबिलिटी टू कैलकुलेट एंड लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। तो आपको ध्यान रखना है डिस्फेजिया जो लर्निंग एबिलिटी है वो है लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी, भाषाई असामान्यता। देखिए इनएबिलिटी टू कैलकुलेट तो मैथ से रिलेटेड हो गई, पठन में समस्या इनएबिलिटी टू रीड डिस्ग्राफिया हो गई, ठीक है, इनएबिलिटी टू राइट डिस्प्रेक्सिया हो गई। तो ये रीड एंड राइट एंड कैलकुलेट अलग लर्निंग एबिलिटी है, बट जो डिस्फेजिया है वो भाषाई असामान्यता में आती है, लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग विच डज नॉट इंक्लूड, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिससे सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा बूस्टिंग। ये फिर से आ गया, देखिए मैं पहले आपको बताती हूँ। थिंकिंग, कॉग्निशन, थिंकिंग आता है कॉग्निशन में, यस। अंडरस्टैंडिंग भी आता है, यस। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, यस। बट बूस्टिंग इज अ नेगेटिव वर्ड, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कॉग्निशन में बूस्टिंग की बात नहीं होती, शेखी बखारने की बात नहीं होती। तो आपका यूटेट का 2020 का सीडीपी का यूटेट पेपर 1 का आज 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज आप दोनों वीडियोस एक बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको एक पेपर पे नोट डाउन करके रखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, डिस्फेजिया, आज आपसे डिस्फेजिया पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम डिस्कैलकुलिया पूछा जा सकता है, डिस्ग्राफिया पूछा जा सकता है,
डिसप्रैक्सिया पूछा जा सकता है। तो ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है डिस्फेजिया 2020 में पूछा गया है तो 23 के पेपर में भी डिस्फेजिया ही पूछा जाएगा। तो इसलिए आपके एक क्वेश्चन से 4 टॉपिक तैयार होते हैं अगर आप सही से इसको एनालाइज करें क्वेश्चन को। मैं इसलिए आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कि थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम आप लोगों को एग्जाम तक नहीं मिल पाता। आप थ्योरी पढ़ते रहिए और मेरे साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहिए, जिससे आपकी दोनों तैयारी पैरेलल वे में चलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।